Hey everyone, welcome to a brand new episode of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका मिड वीक जहां पे कुछ मैचेस हुए थे और बहुत सारी स्टोरीज निकल के आई। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे चैंपियंस लीग मैचेस के रिव्यूज की और कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज की, जहां पे हम बात करेंगे मैनेजर्स का जो मेस हो गया है इस वीक। लेट्स गो। गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के इस एपिसोड में बहुत सारी बातें करनी है। मैचेस की बातें करनी है पहले तो, और उसके बाद मैनेजर्स का मेस जो हो गया है उसकी बात करनी है। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैंपियंस लीग के रिव्यू से। चैंपियंस लीग थे, मैचेस थे बीच मिड वीक में बहुत सारे, और कुछ प्रीमियर लीग के मैचेस थे। प्रीमियर लीग के मैचेस की बात नहीं करूंगा मैं, चैंपियंस लीग के मैचेस की बात करूंगा और फिर बात करेंगे हम आगे की न्यूज़ की। तो सबसे पहले कौन कौन से चैंपियंस लीग के मैच हुए? बहुत बड़े बड़े मैच थे। पोर्टो वर्सेस आर्सेनल था, जिसमें एक्सपेक्टेड था आर्सेनल जीतेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आर्सेनल ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ऑल्दो उन्होंने पोजेशन और स्टैट्स डोमिनेट किए, बट शॉट्स ऑन टारगेट उनका एब्सोल्युटली जीरो था और पूरे गेम में उन्होंने कुछ भी नहीं कर पाए, कोई शॉट ढंग से नहीं ले पाए। पोर्टो ने उनके सारे अटेम्प्ट्स को रोक लिया। फाइनल थर्ड में आर्सेनल बहुत ही ज़्यादा पुअर था और उसी का फायदा उठाया पोर्टो ने, और लास्ट में एक वंडर गोल मार के एक बहुत बड़ी बढ़त ले ली है उनसे फर्स्ट लेग में 1-0 की। और पोर्टो ने फाइनली ये जो इनकाउंटर था, ये लेग था, इसको क्लिंच कर ही लिया। आर्सेनल के लिए डिसअपॉइंटेड रहा ये लेग, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो मिडिल ऑफ द पार्क तक तो आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद फाइनल थर्ड में ढंग की पास, वे ढंग की चांस नहीं क्रिएट कर पा रहे, और उनका जीरो शॉट्स ऑन टारगेट ये दिखाता है कि इस मैच के लिए फाइनल थर्ड में वो बहुत ही ज़्यादा पुअर थे। तो पोर्टो ने बहुत डट के खेला, बहुत अच्छे से खेला और आर्सेनल को सबड्यू करके रखा फॉर द एंटायर मैच, और लास्ट में इसी का फायदा उठाया, गोल किया, और अब सेकेंड लेग से पहले बहुत इंपॉर्टेंट 1-0 की बढ़त ले ली है। तो अगर आर्सेनल को अपना चोकस का टैग उठाना है तो आर्सेनल को अगले सेकेंड लेग में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और फाइनल थर्ड में बहुत निकल होना पड़ेगा, अदरवाइज पोर्टो आगे निकल जाएगी और आर्सेनल के हाथ से एक और चैंपियंस लीग चला जाएगा। तो ये थी पोर्टो वर्सेस आर्सेनल की छोटा सा रिव्यू। अब बात करते हैं एक और बड़े मैच की, जो था नापोली वर्सेस बार्सा। ये भी बड़ा हाइप्ड अप मैच था, बहुत ही स्ट्रेंज मैच था, क्योंकि दोनों टीम्स अभी अच्छा नहीं खेल रही हैं। तो यही देखना था कि कौन सी टीम कितना अच्छा खेलेगी, कितना बेकार खेलेगी, और इन दी एंड मैच 1-1 ड्रॉ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दोनों टीम्स बेकार खेली। दोनों टीम्स के खेल में इतना जोश नहीं लग रहा था। ऑल दो बार्सा ने स्कोर कर लिया था, और लेवेंडोव्स्की जो पूरे मैच में बेकार लग रहे थे, बिल्कुल कुछ कर नहीं रहे थे, उन्होंने इवेंचुअली स्कोर करा और बार्सा को होप दे दी। लेकिन रिसेंट में जो बार्सा के साथ होता है वो इस मैच में फिर हो गया। बार्सा का डिफेंस फिर लीक हो गया, इनिगो मार्टिनेज से गलती हो गई, और उसके बाद नापोली ने गोल कर दिया, और उसके बाद नापोली को जोश आ गया और लास्ट में नापोली ने ज़बरदस्त तरीके से अटैक करने स्टार्ट कर दिए। बार्सा बस फिर लास्ट में ऐसा लग रहा था कि रोकना चाह रही है, गेम को बंद करना चाह रही है और गेम को खाली मैनेज करना चाह रही है। गोल के आगे जाना उन्होंने कंप्लीटली छोड़ दिया था और वो बिल्कुल ही डर डर के खेल रहे थे। तो इट वॉज अ पुअर गेम बार्सा पर्सपेक्टिव, और नापोली के लिए एक लास्ट में एक जोश मिल गया था। उन्हें ऐसा लग रहा था ये लेग नापोली जीत भी सकती है, अटैक भी बहुत कर रही थी, और इवेंचुअली बार्सा हार गई और बार्सा इवेंचुअली ड्रॉ हो गया। और इट वाज नॉट अ गुड लेग फॉर बार्सा, क्योंकि सेकेंड लेग में अब नापोली को ज़्यादा जोश रहेगा, नापोली ज़्यादा फॉर्म में दिखेगी और नापोली ज़्यादा जोश में आएगी। ऑल दो दे वर ऑल्सो नॉट प्लेइंग बहुत अच्छा, क्योंकि क्वाराटस्खेलिया को भी बीच में सब कर दिया, विच ही डिड नॉट लाइक। ओसिमेन भी बहुत बेकार ही खेल रहे थे, बहुत ऑफ लग रहे थे, और दोनों ही टीम्स बहुत ही अजीब सी लग रही थी, ऑफ टाइप की लग रही थी, और इसमें यही देखना था कौन ज़्यादा गंदा खेलेगा, और वही हुआ। इन दी एंड दोनों ने बराबर ही गंदा खेला और इसीलिए गेम ड्रॉ हो गया, और इवेंचुअली नुकसान सबसे ज़्यादा बार्सा को हो गया, बट क्योंकि उम्मीदें ज़्यादा बार्सा से हैं आगे जाने की। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग टाई रहा ये वाला, और जैसे आर्सेनल के लिए वो था, बार्सा के लिए ये रहा। उसके बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ था, पीएसजी वर्सेस आइंडहोवन, और पीएसजी वर्सेस डॉर्टमुंड, जो एक्सपेक्टेड था कि बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, बहुत फाइटिंग मैच होगा, मतलब बहुत ही अग्रेसिव मैच होगा, और वो था। इन दी एंड पीएसवी वर द बेटर टीम,
डॉर्टमुंड ने गोल ज़रूर किया बट पीएसवी ने अटैक किए और ऐसा लग रहा था कि पीएसजी ये लेग या तो ड्रॉ करेगी या जीतेगी। इन दी एंड उन्होंने गोल मार ही दिया बट इट वॉज अ गुड गेम ओवरऑल फॉर पीएसवी। मैं पीएसजी बोल रहा था क्या, पीएसवी। डॉर्टमुंड के लिए इतना अच्छा गेम नहीं था। डॉर्टमुंड थोड़ी सी सबड्यूड लग रही थी, दे वर नॉट अटैकिंग, और जो फ्लेयर हम डॉर्टमुंड से एक्सपेक्ट करते हैं वो इस गेम में नहीं दिख रहा था। बहुत सारे लोगों की फेवरेट डॉर्टमुंड थी, तो इसीलिए डॉर्टमुंड के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहेगा ये क्लैश, और पीएसवी के लिए काफ़ी इंकरेजिंग रहेगा क्योंकि दे वर द बेटर टीम, दे अटैक्ड एंड दे शोड मोर करेज एंड दे लुक लाइक कि अगर कोई जीतेगा ये क्लैश तो वही जीतेंगे, अदरवाइज ये ड्रॉ होगा। तो इट वॉज अ गुड गेम फ्रॉम पीएसवी एंड इट वॉज अ पुअर रिजल्ट फॉर डॉर्टमुंड्स पर्सपेक्टिव। तो डॉर्टमुंड ने भी इस गेम में कोई खास नहीं खेला, कोई भी स्टैंड आउट परफॉर्मर नहीं था उनका, हालर भी नहीं थे, पता नहीं फॉर सम स्ट्रेंज रीजन ही वॉज नॉट देयर एंड मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ऑफ डॉर्टमुंड वर नॉट परफॉर्मिंग। थोड़ा मार्टसन देखने को मिले, मार्टसन वॉज डिसेंट, अदरवाइज रेस्ट द टीम वर नॉट देयर एट ऑल। सो पीएसजी वर द बेटर टीम, दे परफॉर्म बेटर एंड दे विल बी द हैप्पियर टीम गोइंग इन टू द सेकेंड लेग ऑफ दिस टाई। तो ये था पीएसवी वर्सेस आपका डॉर्टमुंड। और इसके बाद एक और बहुत बड़ा मैच होता है इंटर वर्सेस एटलेटिको, जिसमें एक्सपेक्टेड था कि बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव मैच होगा क्योंकि दोनों टीम्स ऐसी ही हैं, गोल स्कोर करती हैं, उनका डिफेंस अच्छा है, उसका प्रोटेक्ट करती हैं और मैच जीत जाती हैं। इन दी एंड 1-0 से इंटर जीत गई, बट ओवरऑल इन जनरल इंटर वर द बेटर टीम, दे क्रिएटेड मोर चांसेस और लग रहा था कि इंटर जीत सकती है। अगर इंटर के क्लिनिकल फिनिशेस होती तो इंटर 2 या 3 गोल कर देता और ये जो लेग था ये यहीं पर ही खत्म हो जाता। बट अनफॉर्चुनेटली इंटर का एक ही गोल हुआ, ऑल्दो इंटर वर द बेटर टीम। इसी की वजह से एटलेटिको मैड्रिड अभी भी इस टाइम में है और जो नेक्स्ट लेग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट लेग में इंटर पूरी कोशिश करेगी कि इस गेम को किल ऑफ कर दे और एटलेटिको को अगर अच्छा करना है तो उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उनके प्लेयर्स वर वेरी डिसअपॉइंटिंग एट द नाइट। इंटर ज़्यादा अग्रेसिव थी, बरेला वॉज प्लेइंग इन एब्सोल्यूट ब्रिलियंट फैशन, बरेला वॉज द मैन ऑफ द मैच। दोनों टीम में सबसे बढ़िया प्लेयर बरेला थे और लोटारो मार्टिनेज भी डिसेंट ही खेल रहा था। तो ओवरऑल इंटर वर द अग्रेसिव टीम, वर द बेटर टीम। डम्फ्रीज भी ठीक ठाक ही खेला था जब वो आया था। ऐसे ही मैं स्टैंडर्ड परफॉर्मर्स आपके एटलेटिको में से नहीं कहूँगा, ओनली मोराटा को मैं कहूँगा। जब मोराटा आए थे तो मोराटा के आने के बाद थोड़ी अर्जेंसी आई थी एटलेटिको में, उससे पहले एटलेटिको कुछ भी नहीं कर रही थी, बस फाइट कर रही थी। डिपॉल बहुत ज़्यादा पंगे ले रहे थे दूसरे लोगों से लेकिन कुछ कर नहीं रहे थे, दे वर नॉट एबल टू स्कोर, दे वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग विद द बॉल। सो ओवरऑल इट वॉज अ डिसअपॉइंटिंग एंड टू द टाई। एटलेटिको बहुत डिसअपॉइंटेड हुई और एटलेटिको के लिए अब बहुत मेहनत करनी है उन्हें नेक्स्ट टाइम में इंटर जीतेगी बिकॉज इंटर लुक्स द बेटर टीम, द मोर सॉलिड टीम और नेक्स्ट लेग में भी इंटर ही फेवरेट रहेगी इस टाई की। तो ये 4 मैचेस हुए थे इस वीक। अब देखते हैं इनके सेकेंड लेग्स जब भी होंगे उनकी बात करेंगे क्योंकि प्रीमियर लीग के ज़्यादा मैचेस में डिस्कस नहीं करना चाहता इतने। इस वीक मैं मोस्टली बात करना चाहता हूँ, बहुत सारी न्यूज़ आई है, बहुत सारा मेरी गो राउंड हो रहा है, तो एक एक करके न्यूज़ पहले बोलते हैं फिर मैनेजर्स के मेरी ग्राउंड की बात करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ तो ये आई थी कि किलियन एम्बापे हैज़ अग्रीड अ कॉन्ट्रैक्ट विद रियल मैड्रिड ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट कर दिया है जिसमें उन्हें बहुत अच्छा बोनस मिलेगा, बहुत अच्छे टर्म्स उनको मिलेंगे और किलियन एम्बापे अभी उस कॉन्ट्रैक्ट को देख रहे हैं और वो एक्सेप्ट कर लेंगे। मे बी शायद अभी ना करें, अभी अनाउंसमेंट ना आए, बट ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ही इज ओनली टॉकिंग टू रियल मैड्रिड। तो दूसरे क्लब जो सोच रहे थे किलियन एम्बापे से अप्रोच करने की भी उनके लिए बेकार है क्योंकि वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर रहे हैं एंड आई थिंक ही विल इवेंचुअली एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट। तो इनका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ रहा है, ही इज गोइंग प्लेसेस, मोस्ट प्रॉब्ली रियल मैड्रिड। और उनके जाने के बाद जो रियल मैड्रिड की टीम हो जाएगी वो ज़बरदस्त हो जाएगी क्योंकि वो डेविस को भी लेने की सोच रहे हैं लेफ्ट बैक पे, वो अल्फोंसो डेविस तो सोच ही रहे हैं वो, और ये ट्राइंग टू गेट वो भी आ रहे हैं, एंड्रिक भी आ रहे हैं, एम्बापे भी आ रहे हैं। अमेजिंग टीम हो जाएगी ये एंड दिस वुड बिकम वन ऑफ द बेस्ट टीम्स आई थिंक इन द नेक्स्ट 3 to 4 years। तो एम्बापे जा रहे हैं, एंड्रिक आ रहे हैं, बहुत सारे रियल मैड्रिड में लोग आ सकते हैं और उसके बाद रियल मैड्रिड वुड बी सेट फॉर अनदर 6 to 7 years। तो ये तो हो गया एम्बापे की बात। अब बात कर लेते हैं दूसरे लोगों की
जिसमें मलंग सार का नाम अनफॉर्चुनेटली आ रहा है। मलंग सार जो चेल्सी ने खरीदे थे, आजकल अपेरेंटली उनको फर्स्ट टीम से ट्रेनिंग भी नहीं करने दिया जा रहा, ड्रेसिंग रूम भी नहीं शेयर करने दिया जा रहा, अंडर 19 के साथ वो शेयर कर रहे हैं एंड ही लुक्स टू बी इन अ वेरी बैड स्टेट और मेंटली वो बहुत गिर चुके हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हो गए मलंग सार के लिए। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था जब उनको लिया गया था, पिछली रेजिम ने लिया था उनको चेल्सी की, और तब उन्होंने सोचा था कि मलंग सार को यूज़ किया जाएगा, उन्हें टीम में रखा जाएगा, बट उसके बाद से उनका करियर बिल्कुल ही डाउन चला गया और लोगों को ज़्यादा ऑप्शन मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिली और उसके बाद मलंग सार बिल्कुल ही एक तरीके से गायब हो गए। तो देखते हैं कि मलंग सार का ये जो प्रॉब्लम है, ये जो अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हो गए हैं, ये कब तक सॉर्ट आउट होंगे। होपफुली समर में हो जाएंगे अगर उनको सेल कर दिया गया या लोन पे भेज दिया गया। तो देखते हैं मलंग सार को क्या क्या आता है, बट इतना तो है कि मलंग सार को एटलीस्ट मेन टीम के साथ ट्रेनिंग करने दी जाए, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनको अंडर 19 के साथ ट्रेनिंग करने दिया जा रहा है। उनके लिए भी डिसअपॉइंटिंग है ये, और चेल्सी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तो बड़ी सैड स्टोरी उनके सुनने में आई है मलंग सार की, जो उनके साथ हो रहा है। वी होप कि इस समर में उनका सॉर्ट आउट हो जाए एंड ही गोज ऑन टू प्ले फॉर अ गुड टीम, क्योंकि इज़ अ गुड डिसेंट डिफेंडर। तो ये थी मलंग सार की बात। अब हम बात कर लेते हैं टुचल की, और जो अभी बहुत पंगे हुए हैं उनकी। Tuchel apparently has agreed to mutually leave Bayern Munich at the end of the transfer, मतलब एंड ऑफ द करंट सीजन। अब नेक्स्ट सीजन में टुचल नहीं होंगे, तो अब बता रहे हैं कि टुचल भी अब अवेलेबल हैं, चावी छोड़ रहे हैं, क्लॉप छोड़ रहे हैं, तो डिजर्व भी छोड़ सकते हैं। तो इतने सारे मैनेजर्स विल बी अवेलेबल। जूलियन नागल्समैन का भी शायद सुनने में आ रहा है कि इज़ अवेलेबल, हंसी फ्लिक भी अवेलेबल हैं, और रूबिन आमरिन का भी पता नहीं है कि वो कौन से क्लब जाते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ क्लब्स हु आर लुकिंग फॉर मैनेजर्स, हु विल बी लुकिंग फॉर मैनेजर्स, जैसे बायर्न, बारसा, लिवरपूल, प्रॉबली चेल्सी, न्यूकासल, एंड देर आर प्लेंटी ऑफ मैनेजर्स हु आर अराउंड। तो इनके जाने से ये जो डिसीजन से जो हुआ है अभी, जिसकी हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी, इससे बहुत बड़ा मेरी गो राउंड हो सकता है कि कोई बंदा कहीं भी जा सकता है, बिकॉज शाबी अलोंसो, रोबर्टो डिजर्बी, मतलब इतने सारे लोग अवेलेबल हैं फॉर मैनेजर पोजीशंस, और इतनी बड़ी बड़ी टीम्स भी अवेलेबल हैं जिनको मैनेजर चाहिए। तो अब देखते हैं कौन सी टीम कौन सा मैनेजर पकड़ती है, लेके आती है समर में, उनके अकॉर्डिंग्स कौन सा मैनेजर उन्हें अच्छा लगता है, कौन से मैनेजर के लिए वो जा सकते हैं। तो देखना पड़ेगा। ये मैनेजर जो पोजीशंस अभी इतनी सारी अवेलेबल हो रही हैं, और जो इतने सारे मैनेजर्स अब अवेलेबल हैं, बड़े बड़े मैनेजर्स, मोरिनियो भी अवेलेबल हैं, तो देखते हैं कि कौन सा मैनेजर कौन सी पोजीशन में जाता है, कौन सी टीम में आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि बायर्न किसको सिलेक्ट करती है, क्योंकि चाबी अलोंसो कैसे सुनने में आ रहा है लिवरपूल जा सकते हैं, बायर्न जा सकते हैं। देन देर इज रोबर्टो डिजर्बी हु कैन गो टू चेल्सी और बारसा। देन देर इज टुचल जो प्रीमियर लीग में अपेरेंटली कोशिश कर रहे हैं आने की, न्यूकासल वुड बी अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। देन देर इज जोसे मोरिनियो जो आ सकते हैं। यर्गन क्लॉप का अपेरेंटली सुनने में आया है कि वो 1 ईयर का सबैटिकल लेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि उन्हें कहाँ जाना है। और रूबेन आमरिन है, और भी बहुत सारे मैनेजर्स हैं हु कैन मूव इधर उधर, और बहुत सारी टीम्स होंगी जो मैनेजर्स की तलाश कर रही होंगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरी गो राउंड होने वाला है समर में, देखना है। बट दिस वॉज अनफॉर्चुनेट बाय द वे। टुकल की अगर मैं बात कर लूँ बायर्न को लेके, वॉज अनफॉर्चुनेट कि उनका बायर्न के साथ सिनर्जी नहीं हो पाई। ही वॉज एक्स डॉर्टमुंड गाय, मे बी उनको टीम संभाल नहीं पाई, मे बी उनके आइडियाज़ टीम को समझ में नहीं आए, कुछ सिनर्जी तो बिगड़ गई, जिसकी वजह से बायर्न अभी ठीक टीम नहीं लग रही है। और दो वो सेकेंड है, बट दे आर एक्सपेक्टेड टू विन द बुंडेसलीगा, दे आर एक्सपेक्टेड टू गो लॉन्ग फार इन चैंपियंस लीग, मतलब वो एक रॉयल्टी टीम है। तो दे आर एक्सपेक्टेड टू बी एट द टॉप टियर in their game and in their league। तो ये नहीं हो पा रहा है टुचल से, और ये अनफॉर्चुनेट है क्योंकि टुचल एक अच्छे मैनेजर हैं और वो बड़े क्लब्स में अच्छा मैनेज कर लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उनका और बायर्न का नहीं हो पाई, सिनर्जी नहीं चल पाई, कभी कभी होता है ऐसा। और देखते हैं अब टुचल कौन सा क्लब चूज़ करेंगे, और ये बाकी सारे मैनेजर्स भी कौन सा क्लब चूज़ करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द समर। बट ये बहुत बड़ा मेरी गो राउंड होने वाला है विद द मैनेजर्स, विद बाय द वे मैनचेस्टर यूनाइटेड भी नया मैनेजर देख सकती है, क्योंकि अपेरेंटली उनकी पूरी मैनेजमेंट बदल रही है। तो they will also assess एरिक टेन हाग आफ्टर दिस सीजन, और एरिक टेन हाग भी एक ऐसे हैं जिनकी जॉब जा सकती है और वो भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आयाक्स,
मतलब कितने सारे हैं, नापोली, इतनी टीम जिनको, रोमा, जिनको मैनेजर्स चाहिए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस समर में, ये सारे मैनेजर्स का क्या किस्सा होगा। प्लेयर्स से ज़्यादा मुझे लगता है मैनेजर्स का होगा। प्लेयर्स तो आएंगे ही आएंगे, बट मैनेजर्स वुड बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग ट्रांसफर्स दिस समर विंडो। तो ये थी कुछ खबरें जो अभी रिसेंट में आई हैं, और आप बताना आपके क्या ओपिनियन है, कौन सा मैनेजर कहाँ जाएगा। मलंग सार के साथ जो हो रहा है वो ऐसा सुनने में मेरे को आ रहा था, मिखाइलो मुड्रिक का भी बहुत नाम आ रहा है कि उसको नहीं खिलाया जा रहा है मिखाइलो मुड्रिक को। तो उनके साथ क्या अनजस्टिफाइड मतलब पॉच जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं उनके साथ, और जो इतनी इंजरीज हो रही हैं उनके बारे में भी काफ़ी सुनने को आ रहा है। अपेरेंटली लिवरपूल में इतने सारे प्लेयर्स इंजर्ड हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम हो रही है और टीम्स को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इतने सारे टॉपिक्स हमें सुनने को मिल रहे हैं। आप बताना आपका क्या ओपिनियन है। वैसे अगर आपको मेरा ओपिनियन जानना है फॉर मुड्रिक, तो यही है कि मुड्रिक को अपना जो टेक्निकल और जो सोशल जो उनका माइंडसेट होता है उसे स्ट्रांग करना पड़ेगा। और पॉच को एक अभी लाइनअप मिल गई है जो उनकी चल रही है, तो आई थिंक पॉच उससे छिड़ेंगे नहीं। हाँ, अगर चेल्सी 3 4 5 मैचेस इन रो जीतेगी, अच्छा खेलेगी, तो मे बी मुद्रिक को चांस मिलेगा। बट अभी के लिए आई थिंक पॉच अपनी जो लाइनअप है उसको नहीं छेड़ेंगे। तो मुद्रिक हैज़ टू वेट, ही विल हैव टू वेट, और उनको अपनी चांस बाइट करनी पड़ेगी और धीरे धीरे टीम में वापसी करनी पड़ेगी। तो मुड्रिक का तो यही है मेरे हिसाब से। और बाकी जो खबरें आ रही हैं उनका आप बताना, आपको क्या ओपिनियन है उनमें। जो प्लेयर्स की इंजरीज इतनी हो रही हैं उन पे आपका क्या ओपिनियन है। जैसे लिवरपूल अभी बहुत सारी इंजरीज फेस कर रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज फेस कर रहे हैं। लिवरपूल के साथ साथ और टीम्स भी हैं जिनको इंजरीज फेस हो रही है। अपेरेंटली बहुत ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं, वो एक रीज़न है। और प्लेयर्स आर नॉट एबल टू अडेप्ट टू दिस क्विक स्टाइल जो आजकल हो रहा है, जो अग्रेसिव गेम प्ले हो रहा है, जो रन वाला ज़्यादा, जिसमें रनिंग ज़्यादा यूज़ की जा रही है, ऐसे स्टाइल को वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मे बी उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, मे बी उनको फिटनेस रिजीम उनकी जो नई टाइप की आई हैं उनमें वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ पॉइंट्स जिनकी वजह से इंजरीज हो रही हैं। आप मुझे बताना आपका क्या ओपिनियन है। मेरे हिसाब से तो ओवर प्लेड जो गेम्स हो रहे हैं, जो नए नए कप्स आ रहे हैं, जो फ्रेंडलीज खेले जा रहे हैं, जो इधर उधर उनको ट्रैवल करवाया जा रहा है, इसी की वजह से मुझे लग रहा है इंजरीज ज़्यादा हो रही है, बिकॉज प्लेयर्स आर नॉट एबल टू कोप अप। और कुछ हद तक प्लेयर्स के जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं उनमें भी चेंज आया है, मेरे को लग रहा है उसकी वजह से भी वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली इन द जिम डिपार्टमेंट, क्योंकि जिम वर्क ज़्यादा हो गया है। पहले की तरह जो ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग है उसके बराबर का ही जिम वर्क होता है। तो आई थिंक देर इज़ सम इशूज़, सम निगलिंग चीज़ें जो हैं वो इन्हीं दोनों चीज़ों के बीच में फंसी हुई हैं। और प्लेयर्स मेरे ख्याल से नए जिम एक्सरसाइजेज, नए रूटीन से अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसके अलावा उनको जब ज़्यादा गेम्स खिलाए जा रहे हैं तो वो बार बार इंजर्ड जा रहे हैं, उनकी बॉडी झेल नहीं पा रही है। तो आप इन सब पे अपना ओपिनियन बताना। होपफुली आपका ओपिनियन भी मैं देखूंगा और आपके ओपिनियन पे मैं आंसर भी करूंगा। हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को फॉलो करना। इस एपिसोड के बाद हम मिलेंगे अगले एपिसोड में जहां हम डिस्कस करेंगे इस वीक के मैचेस। और हाँ, बाय द वे, इस वीडियो में ही मैं कर ही देता हूँ, काम करते हैं वीडियो बंद करने से पहले बात कर लेते हैं, प्रीव्यू कर लेते हैं चेल्सी वर्सेस लिवरपूल की काराबाओ कप के फाइनल की। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, दोनों टीम्स बहुत ही इंटरेस्टिंग कगार पे हैं। चेल्सी के लिए ये कप बहुत ज़रूरी है, उनके सीज़न को जोश दिलाने के लिए और उनको एक मोमेंटम बढ़ाने के लिए। जो मोमेंटम उनको लास्ट मैच में मिला था उसको बरकरार रखने के लिए। और लिवरपूल के, क्योंकि इमोशनली चार्ज ये मैच है लिवरपूल के लिए, क्योंकि क्लॉप जा रहे हैं, इसीलिए लिवरपूल इज़ लुकिंग टू विन दिस, बट चेल्सी इज़ लुकिंग टू विन इट मोर, आई थिंक, क्योंकि उनके लिए ये ज़्यादा मायने रखती है। एक ही ट्रॉफी है जो चेल्सी के लिए लॉजिकली पॉसिबल है। एफए कप में भी है, बट आई थिंक एफए कप उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं है। मे बी मिल सकता है उनको, बट काराबाओ कप इज़ द लॉजिकल ट्रॉफी जो उनको मिल सकती है। तो चेल्सी उसके लिए जाना चाहती है, काराबाओ कप के लिए, और वो पूरी कोशिश करेगी। दे हैव मोस्ट ऑफ देयर स्क्वाड रेडी फॉर दिस टाई। उसके ऑपोजिट अगर लिवरपूल की बात करें तो वो इतने मोटिवेटेड नहीं है। दे वांट टू विन द लीग फॉर जर्गन क्लॉप। अभी वो लीग फाइट में है, चैंपियंस की फाइट में है, और यूरोपा लीग में भी अच्छा कर रहे हैं।
तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये टूर्नामेंट्स है, मे बी काराबा कप नहीं है। और उसके बाद जो उनको इंजरीज हो गई, जो इतनी इंजरीज फेस कर रहे हैं स्पेशली उनके प्लेयर्स को, जो फर्स्ट टीम प्लेयर्स हैं, तो जहाँ पे मेरे हिसाब से लिवरपूल फेवरेट थी पहले बिफोर द इंजरीज, जैसे उन्होंने पिछली बार खेला था चेल्सी के साथ, अब मेरे ख्याल से पलड़ा 50-50 हो गया, बिकॉज चेल्सी हैज़ प्लेड वेल आफ्टर देयर डिफीट फ्रॉम इन द हैंड्स ऑफ लिवरपूल। और उसके बाद चेल्सी के पास सारे प्लेयर्स भी अवेलेबल हैं, लिवरपूल के पास नहीं है। तो पलड़ा अब आई थिंक 50-50 हो गया है। लिवरपूल विदाउट देयर मेन की प्लेयर्स आर स्टिल अ डेंजरस टीम, लेकिन चेल्सी भी अच्छा खेल रही है, और अगर चेल्सी का इंटेंसिटी बरकरार रही तो वो लिवरपूल को हर्ट कर सकते हैं, स्पेशली इस टीम को। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होगा। 50-50 मैं बोल रहा हूँ, इस मैच में कोई भी जीत सकता है। इस मैच में कोई क्लियर कट विनर नहीं है, और दो चीज़ें हैं जो सेपरेट करती हैं। देखते हैं कौन सी टॉप करेगी उसमें। क्या चेल्सी की जो रियलिस्टिक चांस है ट्रॉफी जीतने की, जो उनकी इच्छा है, जो जोश है, वो ट्रायम्फ करता है, या फिर लिवरपूल का जो एंगस्ट है कि क्लॉप अब जा रहे हैं, तो जो उनका गुस्सा है वो क्लॉप को जिताना चाहते हैं, क्या वो ट्रायम्फ करता है। तो देखना है इनमें से कौन सी मोटिवेशन ज़्यादा ट्रायम्फ करती है। जो ट्रायम्फ करेगी आई थिंक वो जीतेगी। और अगर चेल्सी जैसे मैन सिटी के साथ खेली थी वैसा खेली तो गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग जा सकता है, और बहुत ही लास्ट तक खींच के ये मैच जा सकता है। तो देखना पड़ेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच जाएगा। 50-50 है ये। और अगर लिवरपूल को इंजरीज नहीं होती तो मैं लिवरपूल को फेवरेट कहता, बट क्योंकि लिवरपूल को इतनी सारी इंजरीज हो गई हैं, तो आई विल से इट्स अ 50-50। बड़ा मज़ा आएगा काराबा कप का फाइनल देखने में, और इसको एंजॉय करना, देखना। फिर उसके बाद हम इसका रिव्यू बताएंगे कौन कैसा खेला और किससे क्या गलतियां हुई, वो नेक्स्ट वीक हम लेके आएंगे। उसके अलावा बीच में और कोई मैचेस हुए और कोई खबर आई तो मैं और न्यूज़ आपके लेके आऊँगा। तब तक होपफुली आई थिंक मैंने ये सब न्यूज़ जो कवर कर ही दी है, थोड़ा जल्दी कर दी है बट कवर कर दी है, और ऐसे ही मैं और टॉपिक्स आपके लिए कवर करूँगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय बाय फ्रॉम माय साइड। बाय।